What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study IQ. ये देखिए कोटेशन कितनी शानदार है ये। यदि खेतों में बीज नहीं डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरीके से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न डाले जाए तो नकारात्मक विचार वहां अपनी जगह बना लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। आप अपने आप को जितना ज़्यादा इंगेज रख पाएंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। और इंगेज रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, जब भी आप लोग रात को सोने जाएं उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट क्या करना है। मतलब आपको नेक्स्ट डे का पूरा प्लान आपके माइंड में होना चाहिए कि मॉर्निंग में इस टाइम उठूंगा और इवनिंग में इस टाइम तक जब तक बेड तक पहुंचेंगे हम लोग तब तक अपना कंप्लीट ये काम करना है। अगर आपके पास में ये एक शेड्यूल होगा कि इस तरीके से मुझे काम करना है तो कभी भी आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा। खाली दिमाग हमेशा तब रहेगा जब आपके पास में कोई प्लान नहीं है और उस टाइम पर आप अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट भी करेंगे। तो कोशिश क्या करनी है आप लोगों को कि बेड पर जाने से पहले अपना नेक्स्ट डे का प्लान तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट डे पूरा कंप्लीट आप लोगों को उसी तरीके से अपने प्लान के अकॉर्डिंग से ही चलना है। देखिए, इस तरीके से आप लोग पाएंगे कि मैक्सिमम टाइम आप लोग जहां पर वेस्ट कर रहे हैं उसको भी आप लोग सेव कर पाएंगे। आप लोगों को काफी टाइम पता नहीं रहता है कि कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी सबसे अच्छा तरीका है अपने टाइम को भी सेव करने का। और कोशिश कीजिए कि देखिए अपना कम से कम 1 वीक का एक प्लान बना के चलिए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका अपना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। मिनिमम 1 वीक का, ज्यादा लंबा बनाने का जरूरत नहीं है कि पूरे 6 महीने का बना लिया एक बारी। पहले 1 वीक का एक ओवरव्यू होना चाहिए और नेक्स्ट डे का तो कंप्लीट प्लान आपके पास में होना चाहिए अगर अपने टाइम को अच्छे से सेव करना चाहते हैं तो। ओके, तो आज 14 जुलाई है। देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी है। ये अब तक जो अवेलेबल थे वो SSC, बैंकिंग और दूसरे एग्जामों के लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर UPSC के लिए भी अवेलेबल हैं और ये बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो आप इन कोर्स को खरीद सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। देखिए, जो फर्स्ट वाला आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स से कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप लोगों की समझ में आएगा कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में जिस तरीके से कोर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है और कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट आते हैं और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो काफी अच्छे से क्लियर करके चलूंगा सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू। तो अच्छे से इस आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। ये वाला जो आर्टिकल है ये होता है जिससे डोमेस्टिक जो वर्कर होते हैं हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, काफी घरों में मतलब जिस तरीके से खाना बनाने वाले रख लेते हैं और झाड़ू पोछा करने वाले रख लेते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं तो उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। काफी अच्छा आर्टिकल है। काफी सोसाइटी से रिलेटेड इशू भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो आप लोगों के माइंड में काफी अच्छी क्लैरिटी लेकर ये वाला आर्टिकल आने वाला है। देखिए, ये वाला आर्टिकल फिर उसी चीज से रिलेटेड है जिस तरीके से मसूल शहर में इराक में क्या माना जा रहा है। देखिए, जो इराक का मसूल शहर है उसको माना जाता था कि यहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट है उसका गढ़ है, पर लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने उसको उससे छुटा लिया है। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि देखिए इस तरीके की एक्टिविटी पहले भी हो चुकी है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट वहां पर अपनी विजय हासिल कर पाई है। वो बार बार उसको फिर से कैप्चर कर लेते हैं। ये एक्चुअली ये इसलिए भी थोड़ा फेमस है क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि जो उनके खलीफा है वो उसका यहाँ से इन्होंने नाम बोला था कि हम अपना एक खलीफा रखेंगे यहाँ पर, और अपना मतलब एक तरीके से गढ़ माना जाता है, इसको ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। तो इसका जाना एक तरीके से बहुत ही बड़ी हार है एक तरीके से अगर देखा जाए तो IS टेररिस्ट के लिए। पर लेकिन फिर भी बात यही आती है घूम फिर कर कि हम लोगों को इतना सचेत रहना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में फिर से ये उभर कर आएंगे। ऐसा नहीं है कि शांति में बैठ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है अगर आज की डेट में इनकी स्ट्रेटजी देखें तो वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। जिस तरीके से पहले इनकी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, पहले क्या किया करते थे, एक पर्टिकुलर प्लेस रखा करते थे, वहां पे अपने जो इनके नुमाइंदे हैं उनको क्या किया करते थे, ट्रेन किया करते थे। उसके बाद में जहां इनको एक्ट कराना है वहां पे उनको सेंड किया करते थे। पर लेकिन अब इनका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ से अब ये किसी को ऐसे नहीं करते हैं ट्रेन करते हैं, ये जस्ट बात करते हैं उससे बोलते हैं तुम जैसे कर सकते हो, तुमको ये टारगेट दिया जाता है, अब जैसे कर सकते हो अपने हिसाब से करो उसे। ठीक है, तो इसीलिए कहीं पे ह्यूमन बम देखने को मिलता है तो कहीं पर ट्रक के थ्रू उड़ा देते हैं, जाकर किसी को चाकू से, छुरी से, मतलब जो भी कर सकते हैं वो करो, बस हमको टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। तो इसलिए ये एक अनप्रेडिक्टिव भी हो चुका था आज की डेट में अगर देखा जाए तो किस तरीके से इसको हैंडल करना है। और आज पहले क्या हुआ करता था, नॉर्मल जो कंट्री हुआ करती थी, मतलब जिस तरीके से इंडिया ले लीजिए या फिर दूसरी कंट्री ले लीजिए, जो एक डेवलपिंग कंट्री थी वहां पे इनकी एक्टिविटी हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से तो ये देखने को मिल रहा था ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, तो उस तरीके से इनके मतलब खासकर जो न्यूयॉर्क हो गया और ये मतलब USA जैसी कंट्री और वेस्टर्न कंट्री जितने आप ले सकते हैं, यूरोप वाली कंट्री, उनको तो आजकल खासकर ये अपना मतलब एक तरीके से टारगेट बना रहे थे। तो यही बात देखने को मिलती है यहाँ पर कि जो पहले एक बिल्कुल शांति में रहा करते थे पर लेकिन आजकल उनका टारगेट मैक्सिमम डेवलप कंट्री हो गई है। तो उसका रीजन भी यही निकल के आता है क्या कि अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। ठीक है,
तो इसीलिए ये इस तरीके की एक्टिविटी होती जा रही थी। और जैसे कि सीरिया में हम लोगों ने देखा था और अब इराक की बात आ गई यहाँ पर, तो दोनों ही शहरों को अगर देखा जाए यहाँ पर ये गढ़ माने जाते हैं। अगर ये कंट्रोल से छूट जाते हैं तो काफी हद तक इनकी कमर टूट जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि काफी अच्छी खबर है, पर लेकिन फिर भी सचेत रहना चाहिए यहाँ पर कि किस तरीके से आगे टैकल कर चलना है। ठीक है, पता होना चाहिए वैसे इसके बारे में, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम के नहीं होते हैं ये आर्टिकल। ओके, ये वाला आर्टिकल मिताली राज से रिलेटेड है, जो कि 6000 रन अपने कंप्लीट कर चुकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये काफी कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे रिलेटेड न्यूज। तो सबसे बड़ी बात तो ये बोली जा रही है यहाँ पर कि आज की डेट में अगर देखा जाए इंडियन क्रिकेट में, अगर एक साइड में वुमेन क्रिकेट है और दूसरी साइड में मैन क्रिकेट है, दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो वुमेन क्रिकेट को उसके तब कहीं भी उसके कंपेयर में नहीं रखा जाता है। मतलब बहुत ही एक तरीके से इतनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, ना ही रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कई सारी बातें निकल कर आती हैं यहाँ पर वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड। इसके साथ में थोड़ा सा कंपेयर भी किया यहाँ पे युवराज सिंह के साथ में और मिताली राज के साथ में। ये बोला गया कि युवराज सिंह जो है मिताली राज से 1 साल बाद में उन्होंने डेब्यू किया था, मतलब मिताली राज पहले आ चुकी थी। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो मिताली राज ने 183 अपने जो मैच खेले हैं, और अगर इनको देखा जाए तो युवराज को तो 304 के करीब वो पहुंच चुके हैं। तो ये भी माना जाता है कि यहाँ पर इनके मैच भी कम कराए जाते हैं, फैसिलिटी कम प्रोवाइड कराई जाती है। अगर प्राइज की मनी देखे तो वो भी इनकी कम रहती है एज कम्पेयर टू जो मैन का क्रिकेट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि देखिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने की जरूरत है। अगर इतनी ओड कंडीशन में भी सामने निकल के आ रही है तो ये एक अच्छी बात है। ओके, तो ये वाला कंप्लीट आर्टिकल था। यहाँ पर सीबीआई गवर्नमेंट का नौकर या तोता बन के रह गया, उसके बारे में ये आर्टिकल है। क्या आप मानते हैं इसके बारे में? तो लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों व्यूज दे रखे हैं, इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। यहां पर जो आर्टिकल दे रखा है, ये दे रखा है श्रीलंकन टी इंडस्ट्री और इंडियन टी इंडस्ट्री। तो यहां पर कंपेयर किया गया दोनों में और बात बताई गई कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि श्रीलंका की इंडस्ट्री मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करती है, वो भी फेस करती है, पर वहां की गवर्नमेंट उनके साथ रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि इसके साथ में नहीं रहती है। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स क्या रहते हैं, कई बार इस तरीके के पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं कि किस कौन सा केस था और क्या क्या यहाँ पे बिल कहाँ पे है, पार्लियामेंट में है या नहीं है, और भी क्या क्या होता है। तो कई सारी इश्यू आप लोगों को यहाँ पर नए नए जानने को मिलेंगे इस वाले आर्टिकल में भी। ये वाला आर्टिकल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशन को यहाँ पे कनेंडम बोला गया, मतलब पहेली बोला गया है। किस तरीके से पहेली को सोल्व कर पाते हैं वो देखने वाली बात है। तो देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है एक नॉर्मल प्राइस से अगर आप प्राइस हाइज हो जाता है किसी भी कमोडिटी का तो उसको इन्फ्लेशन बोलने लगते हैं। इन्फ्लेशन नापने के हमारे यहाँ पे जो मेजर टूल है वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो सीपीआई पर किया जा रहा है। तो आगे देखिए आज की डेट में हम फोकस करके भी सीपीआई पर ही चलते हैं। तो देखिए ये इन्फ्लेशन की बात होगी, पर लेकिन आज की बात में डिलेमा बना हुआ है, मतलब दुविधा में है आरबीआई भी कि किस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हैंडल किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा सेटल की जाती है, किस तरीके से रेट वगैरह चेंज होने हैं, कितना मार्केट में लिक्विडिटी लानी है या कितना मार्केट से लिक्विडिटी हटानी है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है। और जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। तो दोनों में डिफरेंस रखना आप लोग, ओके। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो आज की डेट में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफी लो चला गया है, ठीक है। जो होलसेल प्राइस का इन्फ्लेशन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, काफी लो चला गया है वो। तो उस तरीके से किस तरीके से उसको हैंडल करके चलना है, तो ये बात बोली जा रही है। आखिर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन लो चला गया तो गवर्नमेंट क्यों परेशान है। देखिए काम क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई कंपनी खरीदी, कोई कंपनी बनाई, मान लीजिए आपने क्या किया, कोई कपड़े मतलब कपड़े की कोई दुकान लगाई और वहां पे अपने कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। मशीन वगैरह रखी 2-3 और बनाना स्टार्ट कर दिए। तो क्या होगा, आप लोग क्या चाहेंगे कि जितना आप लोग मतलब कपड़ा लेके आ रहे हैं, मशीन लेके आ रहे हैं, सारी चीजें हैं आप लोगों की, जो भी आपकी वहां पे टाइम भी लगा रहे हैं, तो कुछ तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ तो मार्केट में उसका प्राइस होना चाहिए जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं। अगर आप जितना यहाँ पे लगा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगने के बाद में आपकी कॉस्ट भी निकल के नहीं आ रही है, प्रॉफिट तो दूर की बात है, तो क्या आप लोग इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? कभी नहीं करना चाहेंगे। इसी तरीके से इन्फ्लेशन थोड़ा सा तो होना चाहिए, तो थोड़ा सा होना चाहिए। इसीलिए हमारी अगर टारगेट देखें, जो आरबीआई को टारगेट दे रखा है, तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट हमारे यहाँ पे वो क्या है, वो है 4 + -2। तो मतलब जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 6 के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो तभी सही है। इससे ज्यादा होगा तो देखिए फिर क्या होगा, फिर कस्टमर पर प्रॉब्लम पड़ने लगेगी। कस्टमर को भी तो एक वो होना चाहिए ना, एक रिलायबल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए प्रोडक्ट आज की डेट में पेन ही ले लेते हैं, ठीक है, 5 से या 10 रुपए का आता है, अगर कल को ये आने लगे 1000 रुपए का, तो कौन खरीदेगा इसको। तो मतलब ना तो ज्यादा कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा वो होना चाहिए। तो दोनों में एक अगर देखा जाए, मतलब जो सप्लाई करने वाला है और जिसको डिमांड है, उनके बीच में अगर आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना है, तो इन्फ्लेशन की दोनों जो लिमिट है वो एक रेंज में होनी चाहिए, जिससे कि दोनों को फायदा हो, बनाने वाले को भी और लेने वाले को भी। तो इसीलिए एक रेंज रखी जाती है इन्फ्लेशन की, और उसी के बीच में इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश की जाती है कंट्री के द्वारा। तो हमारे यहां पर भी जो टारगेट है वो आप लोगों को याद रखना है, वो 4 + -2 है। तो 2 से 6 के बीच में हमारे यहां पर इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन बिल्कुल खत्म होना भी बेकार है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
तो बात क्या की जा रही है, देखिए यहां पर पहुंच गया 1.54 जून की बात की जा रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखिए मैंने अभी क्या बात की, मैंने अभी बात की है यहां पर कि 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे नीचे पहुंच जाएगा तो फिर कौन प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, कौन नुकसान में जाना चाहेगा जब प्राइस ही नहीं है मार्केट में उसका, ठीक है ना। तो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की बात की है। देखिए 2 को देख लेते हैं पहले एक बार, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, आप लोग फिर ढंग से समझ पाएंगे। कोर इन्फ्लेशन होता है जहां पर ऐसी एक्टिविटी नहीं रखी जाती जिससे कि मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएट रहता है। जिस तरीके से फूड है, मार्केट में जरा सी देर में प्याज के प्राइस बढ़ जाते हैं, दाल के प्राइस बढ़ जाते हैं, एनर्जी फ्यूल वगैरह जो हो गए, पेट्रोल के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं बड़ी जल्दी। तो जो इस तरीके के प्रोडक्ट हैं वो इसमें नहीं रखे जाते हैं जब कोर इन्फ्लेशन काउंट होते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है सीधा सीधा कि एक ऐसा इन्फ्लेशन जिससे इकोनॉमी ढंग से काउंट की जा सके कि असलियत में है क्या, मतलब स्टेबिलिटी के बेस पे इसको देखा जाता है, इससे मोर स्टेबलर रहता है अगर देखा जाए। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें क्या होता है, ये सब चीज काउंट की जाती है, तो ये वोलेटाइल होता है काफी, ठीक है ना, तो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस रखना है। तो यहां पर वे प्रोडक्ट नहीं है जो ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो ये जो ज्यादा स्टेब्लिश, एक आप लोग कह सकते हैं ज्यादा स्टेब्लिश इन्फ्लेशन है एज कंपेयर टू हेडलाइन इन्फ्लेशन के। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये की जा रही है हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब फ्लक्चुएशन वाले इन्फ्लेशन की। तो होना तो चाहिए था 2 से बड़ा होना चाहिए था, पर लेकिन 2 से भी कम आ गया है, ठीक है। जो हम लोगों ने देखा 2 जो लिमिट रखी गई है आरबीआई के द्वारा, तो 2 लिमिट रखी गई है पर उससे भी नीचे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि आरबीआई जिस तरीके से आज की डेट में अपने जो रेट है, इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा रखे हैं उन्होंने, मतलब आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो क्या होगा, मार्केट में लोग बाग क्या करेंगे, पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ भी स्कूटर खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, या कोई भी और भी एजुकेशन लोन, मतलब दुनिया भर के लोन है वो लेना स्टार्ट कर देंगे, तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। पर लेकिन आरबीआई उसको कट करने के लिए अब तक तैयार ही नहीं था। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट और इंक्लूडिंग जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से ये हैंडल कर चल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, वो जिस तरीके से इन्होंने अनुमान लगाया था कि ये सही रहेगा, वो उनके हिसाब से कहीं भी नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाया जा रहा है जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ऊपर से जो कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन भी मतलब 4 पर आ गया है, जो कि मतलब लगभग 4 के भी आसपास में आ गया, जो कि देखा जा रहा है कि 5 सालों में सबसे कम है। तो इतना कम तो होना ही नहीं चाहिए कम से कम, ये बात बोली जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए सोचने वाली बात हो जाती है कि किस तरीके से कंट्रोल करके चलना है, वरना दोनों ही साइड से प्रॉब्लम हो जाती है, जिस तरीके से डिमांड करने वाले की भी और सप्लाई वाले की भी। तो दोनों के बीच में बैलेंस रख के चलना है, ये बात बोली जा रही है यहां पर, ओके। इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कैपिटल गुड होते हैं, जितनी मशीन वगैरह होती है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड होते हैं, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक जो टिकाऊ रहते हैं। जो नॉन ड्यूरेबल की अगर बात की जाए तो क्या हो गया, जैसे टमाटर हो गए, जैसे 10-15 दिनों में खराब हो जाएंगे, तो जो इस तरीके के जो होते हैं उनको नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। और जैसे फर्नीचर वगैरह है काफी लंबे टाइम तक, या फिर कोई मशीन वगैरह हो गई, सिलाई मशीन हो गई, जूस मशीन हो गई, तो ये इस तरीके से लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की बात की जा रही है यहाँ पर कि आज की डेट में आउटपुट काफी कम हो गया अगर देखा जाए तो। और आने वाले टाइम में, अभी अगस्त में, जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त में फिर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी बाई मंथली, तो अभी टाइम है उसमें, तब तक देखा जाए तो और भी नीचे चीजें आ जाएंगी। तो सेंट्रल बैंक को रिड्यूस करना चाहिए इंटरेस्ट रेट, और वो उसके लिए अभी टाइम भी है, मतलब आगे आने वाले टाइम में उसको रिड्यूस कर पाएगा। अभी एग्जैक्टली वो अभी रिड्यूस भी नहीं कर सकता है, ओके। इसके बाद में देखा जाए, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में प्रीलिम्स में अब की बार ही पूछा गया है। जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। वहां पे अलग ऑप्शन दे रखा था। तो 6 मेंबर में क्या होता है, यहाँ पे 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं और 3 मेंबर होते हैं यहाँ पे जो हमारे बैंक है आरबीआई, तो उसके होते हैं। और जो यहाँ पर लीडर होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो होता है गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो यहाँ पर बोला गया कि इनके सामने पहेली बन गई है कि किस तरीके से इनकी बुद्धिमती अब चेक की जाएगी, कि जिस तरीके से जो आरबीआई गवर्नर है उर्जित पटेल, और जो मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं, ठीक है ना, विरल आचार्य जी जो डिप्टी गवर्नर है यहाँ पे, तो इनकी एक तरीके से बुद्धि चेक करने का टाइम आ गया कि कैसे इसको कंट्रोल करके चलते हैं ये लोग। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। इसके अलावा देखिए गुड्स और सर्विस टैक्स भी 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो गया है, तो ये भी बात देखने को मिलेगी आगे किस तरीके से ये भी इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो अलाउंस वो अब बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, इस मंथ से, तो उसकी भी सोचने वाली बात आएगी। तो ये भी बात बोली जा रही है। देखिए आचार्य जी के द्वारा क्या बात बोला गया, एक तो 7th पे कमीशन आ गया मार्केट में, ठीक है, तो उससे थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो काफी इंपैक्ट इसकी वजह से पड़ रहा है, जिस तरीके से सारी स्टेट गवर्नमेंट आज की डेट में क्या करी है, जो डेट है फार्मर के, वो डेट आज की डेट में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा फार्मर के लोन माफ किए जा रहे हैं। तो जो ये लोन माफ किए जा रहे हैं फार्मर की, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लोन माफ किए जा रहे हैं उससे भी मार्केट में क्या रहेगा,
किसानों के पास में पैसा आएगा तो उसको वो यूज कर पाएंगे। तो ये भी बात बोली जा रही है। ओके, तो देखिए कुछ भी हो, अब बात ये आती है किस तरीके से ये अपने स्टेप लेते हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल करके चलते हैं। सबसे बड़ा फंडा ये है कि किसी न किसी तरीके से इसको इनको कंट्रोल में रखना है 4+-2, जिससे कि दोनों को फायदा हो, सामान बनाने वाले को भी, मतलब सप्लाई करने वाले को भी और डिमांड वाले को भी। तो किस तरीके से कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, तो अब ये बोला जा रहा है कि ये इस तरीके की पहेली है कि किस तरीके से इसको मतलब सोल्व करते हैं। अब देखने वाली बात ये आएगी निकल के। ओके, तो ये कंप्लीट आर्टिकल था और इस आर्टिकल में बस यही थे। देखिए कई बार आप लोग बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स की न्यूज आती है आगे चैप्टर पे, आगे पेज पे, मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूं। अगर कोई अच्छी न्यूज रहती है तो वो घूम फिरकर एडिटोरियल में आ जाती है, ठीक है। तो छूटने वाला कुछ नहीं है, तो वो बात आप माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ पर आपके कोई टॉपिक छूट रहे हैं, ठीक है। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए क्या क्या आर्टिकल सेलेक्ट करने हैं, बिल्कुल आप इस चीज की टेंशन भी मत लीजिए। ओके, तो बिल्कुल आप लेक्चर सुनते रहिए आराम से। ये जी संपत जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। देखिए ये जो आर्टिकल है ये डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनके बारे में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट के, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो सारे इश्यूज आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलेंगे और इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आप लोगों का क्या सजेशन है, और काफी अवेयरनेस का भी इशू है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोगों ने मकान या बना रखा है कोई और वहां पे रूम खाली है, आप लोग किराए पर देते हैं, तो उससे भी आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए किस तरीके से वो भी चीजें देनी है। मतलब कई बार देखिए दोनों के लिए नुकसान है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। अगर कोई रूम रेंट पे देता है और वहां पर उसको वेरीफाइड ढंग से नहीं करता है, तो कल को अगर कोई ऐसा इंसान है कुछ उल्टा सीधा काम करके निकल जाए तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरा क्या होता है, कई बार उनकी इंडिपेंडेंसी भी हार्म की जाती है। कई बार क्या होता है उनसे उल्टे सीधे मतलब सेक्सुअल असोल्ट तक उनके साथ में होते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर पूरे आर्टिकल में दी गई है। अच्छे से देखते हैं आर्टिकल को। देखिए बोला क्या गया है कि सबसे बड़ी बात है कि वेरीफाइड करना चाहिए, ठीक है ना, वेरीफाइड करना चाहिए, वरना सिक्योरिटी के लिए रिस्क रहता है हमेशा से। कल को मान लीजिए गुस्से में आगे किसी को मार के निकल गया, पता भी नहीं चलेगा कि कौन था और कहां गया। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे काम कौन कर रहा है। तो उसके पहले सबसे पुलिस स्टेशन में जाके वेरिफिकेशन करना चाहिए उसका, उसके बाद में आगे चीजों को बढ़ाना चाहिए। तो ये बात है। आज की डेट में देखा जाए तो देखिए दोनों ही तरीके से रहती है। मतलब डोमेस्टिक जो हेल्थ वर्कर रहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, दोनों को नुकसान है, तो यही बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम अगर देखने को जो मिलता है वो देखने को मिलता है कि जो वर्कर होते हैं उनको ज्यादा मतलब तंग किया जाता है, ठीक है ना। तो जो वर्कर होते हैं, मान लीजिए कोई घर पर कोई खाना बनाने के लिए रखा है, साफ करने के लिए रखा है, तो उन पर ज्यादा अत्याचार होते हैं। तो ये बात बोली जा रही है यहाँ पर। तो देखिए मतलब उनको बहुत तरीके से पीटा वगैरह जाता है, मतलब उनके सेक्सुअल असोल्ट भी किया जाता है, कैदी बनाकर रखा जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन है उनके लिए। कोई और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके ऊपर काफी अत्याचार किए जाते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए सोचने वाली बात है। पर बड़ी जो बात है वो जो यहाँ पर काम करता है उनके लिए ज्यादा थ्रेट रहती है एज कंपेयर टू जिनके यहाँ पर काम करते हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर, देखिए अगर ढंग से रिकॉर्ड रखा जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर लेकिन कहीं पर भी रिकॉर्ड वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर। अगर पुलिस के पास में रिकॉर्ड रखा जाएगा तो तब चीजें ढंग से निकल के आएगी, तो तब चीजें सेफ मोड में रहेगी दोनों के लिए। मतलब अगर इनको मारा जाएगा तो ये भी अपना वहां पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई इस तरीके का काम करके भाग गया है वर्कर तो तब भी कंप्लेन की जा सकती है। तो रिकॉर्ड अच्छे से होने चाहिए यहाँ पर। और आज की डेट में बोला जा रहा है कि 93% जो है वर्कर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ओनली 7% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये भी देखने के लिए बात मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या आती है इसके आगे, कि इनको वर्कर की तरीके से रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है कि ये वर्कर हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से हमारी जो सिस्टर्स हैं और मम्मी वगैरह हैं तो क्या करती हैं, वाइफ वगैरह तो घर में क्या करती हैं, जैसे कुकिंग वगैरह हो गया, क्लीनिंग वगैरह, ये सारी जो काम होते हैं, खाना बनाना, तो उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये वर्क है। इसी तरीके से इन वर्कर को भी वर्कर की तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसको तो ग्रांटेड ले लेते हैं। पर ये नहीं पता एक दिन करके देखे मम्मी और सिस्टर की जगह काम तो नानी आ जाती है, ठीक है, और जिसको हम ग्रांटेड लेते रहते हैं। तो देखिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कम से कम रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में, तो उन पर रोक लगानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उनको वर्कर भी नहीं माना जा रहा है। सबसे बड़ी कंडीशन तो ये है, और तो चीजें देखी जाए। और इंडिया में ओनली देखा जाए तो 2 लाख की बात की है इन्होंने। एक तो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, एक तो इसकी बात की गई है। और दूसरा है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड द रिड्रेसल एक्ट 2013। तो 2 एक्ट बनाए गए हैं यहाँ पे। इन 2 एक्ट को अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर पहले वाले की बात अगर की जाए तो पहले वाले में देखा जाए कि क्या है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और जो दूसरे वाले की बात की जाए तो प्रोटेक्शन वुमेन को खासकर जो मतलब सेक्सुअल प्रोटेक्शन, उनके कोई गलत उल्टा सीधा गलत काम न हो वर्क प्लेस पे, और जिससे एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं पे भी इनके राइट्स की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। ओनली 2 लॉ बनाए गए, किसी भी लॉ में राइट्स की बात नहीं की गई ढंग से अगर देखा जाए
तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत ही एक मतलब सोचने वाली बात है कि क्या होना चाहिए, एक ड्राफ्ट पॉलिसी होनी चाहिए नेशनल लेवल पर डोमेस्टिक वर्कर को, जिससे कि उनके राइट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराए जा सके, और उसके लिए अवेयरनेस भी लोगों में होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको वर्कर लेके आना है और किस तरीके से उनको वर्क पे रखना है। मतलब सब कुछ लेजिटिमेट होना चाहिए, एक अच्छे लेवल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, और देखिए आगे क्या बोला गया है, अगर है भी तो पॉलिसी, अगर है भी तो उसको इंप्लीमेंट करने की नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी है जिस तरीके से, पर लेकिन उसके बारे में कोई भी इंप्लीमेंट करने के लिए जल्दी नहीं सोचता है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जिसे यहाँ पे बोला है कि इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी की अगर बात की जाए तो कई सारी बातें उसमें निकल के आती हैं, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी कोई जल्दी में नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर एनएसएसओ के हिसाब से देखा जाए तो उनके हिसाब से अगर डेटा की बात करें तो 3.9 मिलियन जो है वो डोमेस्टिक वर्कर है। और अगर यूनियन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, ट्रेड यूनियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अराउंड 10 मिलियन जो है वो डोमेस्टिक वर्कर है। तो देखिए डेटा तो ये मतलब डिफरेंस होता रहता है, वो अलग अलग तरीका है दोनों का नापने का, वो किन किन को मान रहे हो, ये किन किन को मान रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग पैरामीटर है, तो इसमें डिफरेंस आ सकता है। पर लेकिन डोमेस्टिक वर्कर है उनके लिए कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए, बात जो घूम फिर कर आती है वो है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम वनरेबल रहते हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी कंडीशन खराब रहती है, जो वनरेबल कम्युनिटी है, आदिवासी, दलित हो गया या लैंडलेस, ओबीसीज हो गए, तो ये सब यह रहते हैं। तो ये सब माइग्रेट होकर इधर उधर जाते हैं और फिर इनके साथ में बहुत ही उल्टे सीधे काम होते हैं, और खासकर वुमेन के साथ में तो देखने वाली बात आती है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या होता है, देखिए अभी हमारे कुछ एक्ट भी निकल के आए नए, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट की बात कर रहे हैं या फिर मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसको बच्चा होता है, तो उसके बाद में जो छुट्टी देने की बात की जाती है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, मिनिमम वेज की बात आती है तो वो भी कोई ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करता है। तो ये तो किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो डोमेस्टिक वर्कर तो मतलब कब उनको हायर कर लिया जाता है और कब फायर कर लिया जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये कम से कम एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए हायर करने वाले को भी, कि कम से कम कब तक उसको रखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बिल की बात की जा रही है, जो 2016 में मतलब बिल है जो अब तक 16 में लेके आया गया था। तो ये क्या नाम है इसका, डोमेस्टिक वर्कर रेगुलेशन। तो यहाँ पर देखिए सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, तो इसके ऊपर सबसे बड़ी बात आती है, सोशल सिक्योरिटी उनकी कम से कम कुछ तो होनी चाहिए। और इसके लिए इस बिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट के तहत और सारी चीजें डोमेस्टिक वर्कर का एक रेगुलेशन किया जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हैंडल करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं कि सही टाइम है इसको स्टार्ट करना चाहिए, डोमेस्टिक वर्कर के रेगुलेशन को किस तरीके से उनकी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। आप लोग बताइए किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करके चलना चाहिए, क्या इसके बाद में आपका व्यू होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की सिचुएशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें, तो आपके क्या व्यूज होंगे। तो थोड़ा सा आपको जब सोचा करें तो ऑथोरिटी के बेस पे सोचा करें कि मैं ऑथोरिटी हूं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरीके से, और कैसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो ये आपका व्यू होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को देखने का। ओके, यहाँ पे श्रीलंका की बात की गई है और इंडिया टी इंडस्ट्री की बात की गई है। तो श्रीलंका देखिए ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये इंडिया हो गया ऊपर। तो दोनों की टी इंडस्ट्री की बात की गई है। तो टी इंडस्ट्री में बताइए कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट सबसे ज्यादा हैं और वर्ल्ड में कंट्री कौन सी सबसे ज्यादा है जो कि टी इंडस्ट्री में सबसे आगे है। ठीक है ना, तो इंडिया के 4 स्टेटों के नाम लिखिए और वर्ल्ड की 4 कंट्री के नाम लिखिए जो कि टी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आगे हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए श्रीलंका की टी इंडस्ट्री को देखिए, वो तो सेलिब्रेशन के मोड में रहती है, सेलिब्रेट करती रहती है, और इंडियन टी इंडस्ट्री वो स्ट्रगल करती रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो श्रीलंका की टी इंडस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया है, वो रिलीज करते हैं कॉइन, मतलब एक तरीके से अभी बताऊंगा क्या सिस्टम है। प्रोग्राम अलग अलग बनाते हैं, कहीं पे चैरिटी, मतलब कहीं पे चैरिटी करते हैं उनके लिए, मतलब अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशन में, मतलब सीधा फंडा क्या है इन सब का, मतलब का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कॉइन निकालना, कि अपनी टी इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइजेशन देते हैं वर्ल्ड लेवल पर कि हमारी टी इंडस्ट्री काफी अच्छी है, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए जैसे आप लोग मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए, और जब छोटे छोटे टारगेट आप लोग बना लेते हैं तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप लोग मोटिवेट रहेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने आप टारगेट बनाया कि आज शाम तक मुझे अपना ये कंप्लीट वर्क फिनिश करना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को सेलिब्रेशन करना बनता है। अगर आप लोग कंप्लीट कर पाते हैं तो सबसे पहले तो शीशे के सामने जाइए, अपने कंधे पर हाथ मारिए, बोलिए शाबाश आज तूने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ये मोटिवेशन मिलता है, खुद को मोटिवेट करना सीखिए। उसके बाद में क्या कीजिए, अगर आपको और अच्छा लग रहा है कि आज थोड़ा अच्छा काम कर दिया है, तो जाइए अपना थोड़ा सेलिब्रेट करिए कि आज बाहर खाना खाऊंगा, ठीक है ना, आज बाहर खाना खा के आऊंगा अच्छे से, अपनी पसंद का कढ़ाई पनीर मटर पनीर अच्छे से खा के आऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को मतलब मन ना एक बच्चा सा होता है, तो उसको लालच देके चलिए कि ये कर लेगा तो आज ये मिलेगा तुझे, ठीक है, तो उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते रहते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के
के लिए। तो एम क्या होता है, टूरिज्म प्रमोट करना, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना। और श्रीलंका में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 300 मिलियन किलोग्राम जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है, लगभग 5% आउटपुट है वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला गया है कि टॉप 5 एक्सपोर्टर में एग्रो कमोडिटी है यहाँ पर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो। इसके अलावा कंट्रीब्यूट करते हैं 15% नेशनल फॉरेन जो एक्सचेंज है रेवेन्यू, उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और 20% अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंप्लॉयड है टी इंडस्ट्री से। तो श्रीलंका को देखें, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो घाटे में आ जाएगा उनका सब कुछ यहाँ पर। तो इसलिए वो अच्छे से फोकस करके इस पे चलते हैं। तो श्रीलंका के बारे में यही बात यहाँ पर बोली गई है कि श्रीलंका इसीलिए इस पे अच्छे से फोकस देकर चलती है, इसीलिए हमेशा सेलिब्रेट मोड में भी रहती है। पर लेकिन ऐसे भी बात नहीं है, सेलिब्रेशन मोड की अगर बात की जाए तो वो इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स में रहता है। इंडिया की क्या रहता है यहाँ पर, 24 घंटे रोने धोने वाले मोड में रहते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनीज है जो इंडिया में अगर देखा जाए तो बिग कंपनी है, और जो छोटी छोटी कंपनी है वो हमेशा मतलब एक तरीके से खस्ता हालत में रहती है। क्वालिटी इशू निकल के आता है, क्वालिटी भी यहाँ ढंग से मेंटेन नहीं रख पाते हैं क्वालिटी, और क्वालिटी की वजह से एक प्राइस की भी बात आती है, मार्केट में प्राइस काफी कम हो जाते हैं कई बार, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो आउटपुट भी 2 साल से लगभग घटता ही जा रहा है, ठीक है ना। पहले आउटपुट हुआ करता था, आज की डेट में आउटपुट कम हो गया काफी। अगर कंपेयर में देखा जाए हमारे यहाँ पे और श्रीलंका के यहाँ पे अगर हम देखें, श्रीलंका का कितना है यहाँ पर, ठीक है, श्रीलंका का 300 मिलियन किलोग्राम है, ठीक है। अगर हमारा देखा जाए तो कितना है, हमारा देखिए कितना है, हमारा है लगभग 1200, ठीक है ना, मिलियन किलोग्राम। तो वो तो हमारे कंपेयर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर लेकिन फिर भी हमारा ट्रेड बढ़ा है, तो पर हमारा घटता भी जा रहा है उतना ही तरीके से, और उनका बढ़ता जा रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1 मिलियन पीपल यहाँ पे इसके साथ में डायरेक्टेड कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी कई बार देखने को मिलती है, कई सारे इशू आते हैं, एब्सेंट भी रहते हैं आज की डेट में, और माइग्रेट भी हो रहे हैं वर्कर जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और इसके अलावा इसके अलावा जो दार्जिलिंग में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसको देखें आप लोग, दार्जिलिंग में जो डेडलॉक बना हुआ है, दार्जिलिंग में अलग स्टेट बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो वो जो बात चल रही है वहां पे, उसकी वजह से दार्जिलिंग की जो हमारी टी है वो बहुत ही फेमस टी है, मतलब सब कंट्रीज में बहुत ही अच्छी मानी जाती है वो, और टॉप मैक्सिमम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं हम, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं सदमे में चली गई है, जब से वहां पे इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, शटडाउन चल रहा है, तो वर्कर अपने काम पर नहीं जा रहे हैं। तो इससे दोनों तरीके से हमको नुकसान है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो रहा है हमारे यहाँ पर, जितना हमारा फॉरेन रेवेन्यू होता है, और दार्जिलिंग टी की जो इक्विटी मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोनों ही सोचने वाली बात है। इसके अलावा क्या बात कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम फेस करनी है वो इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, ये इस तरीके की जो कोस्ट की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, या फिर एक्सपोर्ट में जो फ्लक्चुएशन आता है वो प्रॉब्लम है, वो श्रीलंका की इंडस्ट्री भी फेस करती है, पर लेकिन वहां पे गवर्नमेंट उनके साथ में रहती है, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो वहां की जो है अलग तरीके का है, वहां पे गवर्नमेंट साथ में देती है, पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको भी साथ देना पड़ेगा, वरना जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं सदमे में चली जाएगी और घाटे में चली जाएगी। और जो इसके ऊपर जो वर्कर है, डिपेंडेंट जो वर्कर है, वो भी इसको छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। और लास्ट लाइन में देखिए क्या दे रखा है, जो मैंने आप लोगों को बताया सेलिब्रेट करने का, कि कोई भी आपको सेलिब्रेट करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो सेलिब्रेट करने की अपॉर्चुनिटी है मिस नहीं करते हैं श्रीलंका में, अगर देखा जाए तो हमको भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो फोकस देके अच्छे से चलना चाहिए। ओके, जेंडर इंपावरमेंट की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए ट्रांसजेंडर की जब बात होती है, जिन्हें हिंदी में किन्नर बोलते हैं, फिर हिजरा भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखने को क्या मिलती है, वो ये मिलती है, देखिए हमारी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका आज तक उनको राइट देने की बात नहीं की गई है। सबसे बुरी बात है ये। क्यों बुरी बात है? क्योंकि यार वो नेचुरली हैं, उनके हाथ में क्या था अगर वो इस तरीके के पैदा हो गए। ये हम लोगों का मतलब हमारी सोसाइटी का एक तरीके से दायित्व था कि उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। मेन स्ट्रीम में लाने की तो बात दूर है, उनको और सोसाइटी से अलग थलग कर दिया। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है कि देखिए कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का ही यहाँ पे नेगेटिविटी निकल कर आती है, क्योंकि जो चीज नेचुरली होती है उनमें हमारा बस थोड़ी ना चलता है यार। हमारा बस जिसमें चलता है उसमें हमको फोकस देकर चलना चाहिए, पर लेकिन इसमें भी इस तरीके की चीजों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। तो बात क्या की जा रही है आज की डेट में, कोच्चि मेट्रो और चेन्नई मेट्रो दोनों ही मतलब वर्क फोर्स बनाने की बात कर रही है, मतलब इनको हायर करने की बात कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि मेन स्ट्रीम में लेने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसके बारे में बात करता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस निकल के आया था, जिसके तहत बोला गया था कि जितने भी किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको उनका राइट मिलना चाहिए और उनको फंडामेंटल राइट भी अवेलेबल होने चाहिए। आज की डेट में अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो क्या मिलता है, वहां पे मेल मिलता है और फीमेल मिलता है। तो वहां पर मेल और फीमेल की जगह ये बोल रहे हैं वहां पर ट्रांसजेंडर भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने
ने ऐसा बोला, जबकि आपको किसी भी फॉर्म में ये देखने को नहीं मिलता है लगभग, ठीक है। तो बट ट्रांसजेंडर जो बिल है अगर आज की डेट में प्रोटेक्शन और उनके राइट्स की अगर बात की जाए 2016, वो भी पेंडिंग है पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2014 में, 2016 तक भी बिल पेंडिंग पड़ा है और 2017 में हम लोग आ गए हैं। तो ये दिखाया जाता है कि कितने हम लोग उस चीज को सही करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाने की बात तो क्या है, हम उसको ठंडे बस्ते में डाले पड़े हुए हैं। तो देखिए अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी की बात की जाए, फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, सेक्सुअल असोल्ट वगैरह जो होते हैं, फ्रीडम स्पीच की बात की जाती है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने भी राइट्स वगैरह दिए गए हैं, या इंप्लॉयमेंट फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी, वो सारे जितने भी, खासकर अगर वुमेन होती है यहाँ पर जेंडर में इसमें, तो वो बात देखी जाए, या मैन होता है तो वो बात देखी जाए, तो दोनों को किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करके चलना चाहिए, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस तरीके से राइट्स बनाओ, इनके लिए कोई लॉ लेके आओ। पर लेकिन आज तक पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक भी उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है। तो बिल के बारे में अगर बात करें, बिल जो प्रोवाइड कराता है ट्रांसजेंडर पर्सन को प्रोवाइड कराता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनको, एजुकेशन में उनको इंक्लूड करना चाहिए, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में उनको जॉब प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, और उनका भी एक सेल्फ जो आइडेंटिटी है उस पर भी फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है ना। और उनके लिए क्या और क्या कर रहा है बिल के अंदर, रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए, अगर कोई उनको ढंग से उनके राइट नहीं प्रोवाइड कराता है तो उसके इशू को सोल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म होनी चाहिए ढंग से। और नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर बनाने की भी बात की गई थी कि जिस तरीके से इनको राइट्स को देखभाल किया जा सके ढंग से। पर लेकिन जो बात बोल रहे हैं आगे कि जो अगर ट्रांसजेंडर पर्सन की बात की जा रही है तो उसमें भी अगर डिफाइन करने की बात आती है तो ढंग से डिफाइन नहीं कर पाता है कोई, बिल में भी ढंग से उसको डिफाइन नहीं किया गया। ट्रांसजेंडर में ट्रांस मैन है या ट्रांस वुमेन है तो ढंग से उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो यही सोचने वाली बात आ गई कि उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं आप लोग ढंग से, तो आगे बिल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको। और सेक्शन 377 की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए सेक्शन 377 अगर बात की जाए तो इंडियन पीनल कोड में 1860s की बात है, यहाँ पर ब्रिटिश के टाइम पे तो क्रिमिनलाइज किया गया था सेक्सुअल एक्टिविटीज को, ठीक है, जो कि अगेंस्ट द नेचर है। मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, गे वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, तो जो गे वाली एक्टिविटी होती है या फिर लेस्बियन वाली एक्टिविटी होती है, यहाँ पे गे में क्या होता है, दोनों आपस में मिलकर जो आदमी, मतलब एक तरीके से आदमी आपस में सेक्स करते हैं उसको गे बोल देते हैं, लेस्बियन जो लड़कियां आपस में मिलकर सेक्स करती हैं उसको लेस्बियन बोल देती हैं। तो देखिए ये इनका एक तरीके से, अगर देखिए दो बातें आती हैं यहाँ पे निकल के। अगर आप मेरा व्यूज पूछे तो नेचुरलिटी के बेस पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नेचुरल, मतलब जो नेचर है उसके अपोजिट में है, ठीक है ना, क्योंकि उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल के आता है। अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए, अगर दो अपोजिट सेक्स मिलेंगे तो तभी प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी चलती है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर इस तरीके का होगा तो ये कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो इस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज रहेंगे तो वो यहीं पर ही रुक जाएंगे, तो उस तरीके से तो गलत है। पर लेकिन अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है, ये जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, तो दोनों ही चीजें निकल के आती है। तो अब कौन सा ये कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, इतने दिनों से ये केस भी पड़ा हुआ है तो बार बार उठकर आता है, तो देखिए वो तो बात की बात है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो बात वही निकल के आती है कि इस तरीके के इश्यूज को भी सोल्व करना चाहिए, मतलब कहने का ये आता है, ठीक है ना। तो बाकी तो राइट्स की बात है, देखिए सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट थॉट है, सबको अपना खुद का सोचने की क्षमता है, किस तरीके से किस केस को मतलब सॉर्ट आउट करके चलना है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सबकी अपनी इंडिपेंडेंसी है यार, जिसको जो अच्छा लगता है वो करेगा। अब ये तो है नहीं कि मतलब दूसरा डिफाइन करेगी तो तुमको क्या करना चाहिए। और मान लीजिए सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से क्या होती है, देखिए अगर मान लीजिए किसी पे हमने रोक भी लगा दी, कहां तक रोक लगा देंगे, किस किस के रूम में जाकर आप लोग देखेंगे कि कौन कौन किस तरीके की मतलब एक्टिविटी कर रहा है, तो ये रोक लगाई नहीं जा सकती है कहीं तक भी, क्योंकि आप लोग जो नॉर्मल रोक है वो तो लगा नहीं पा रहे हैं। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इशू देख लीजिए, वो तो आप लोग ढंग से रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर जो सेक्सुअल असोल्ट होते हैं, रेप वगैरह होते हैं, वो तो रोक नहीं पा रहे हैं। आप बेडरूम के अंदर भी जाकर देख लेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी कौन क्या कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल सोचने वाली बात होती है, बिल्कुल ही मतलब अपोजिट बात है। तो उसके बारे में मतलब वो नहीं पॉसिबल है अगर ढंग से अगर ये बात बोली जाए तो, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सी कंट्री उन्होंने अलाउ कर रखा है, पर कंट्रोवर्शियल इशू है यार, देखिए अलाउ करना भी सही नहीं है। इस तरीके के इशू पे कोई सजेशन निकल के नहीं आ सकता, ये तो एक डिबेट का इशू है, और जितना ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए और डिस्कशन करने के बाद में जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके चलिए, वैसे क्वेश्चन मतलब खुद कंफ्यूजन में है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं आप लोगों से क्या बोलूं, फिर भी अगर आप लोगों से विचार पूछा जाए आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में, थोड़ा ओपन माइंड से उसका आंसर दीजिएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए, मतलब राइट्स होने चाहिए सबको अपने कि वो कुछ भी कर सके, या फिर नेचर के बेस पे चलना चाहिए कि इस तरीके की जो चीजें होती हैं अपोजिट होती हैं, मतलब सेम सेक्स अगर एक साथ में है तो उनको हटाना, उस तरीके से उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप क्या सोल्यूशन देंगे तो आपका क्या सजेशन निकल के आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वहां पे लेफ्ट राइट और सेंटर की बात की गई थी, तो सीबीआई से रिलेटेड बात निकल के आती है वहां पे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकल के आता है कि सीबीआई को जब सीबीआई को गठन की बात की गई थी तो उसके रिकमेंडेशन किस कमेटी के द्वारा दी गई थी, उस कमेटी का आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है ना। तो जिस कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि इसके बेस पे सीबीआई को बनाया जाए, तो सीबीआई जो सेटअप की गई थी 1963 में सेटअप की गई थी,
तो आप लोगों को थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो 1963 में इसको सेटअप किया गया था। अगर देखा जाए तो पहले होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी, पर लेकिन बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर के अंडर में इसको सेट ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है ना। तो उसके अंडर में आज की डेट में आती है। तो कई बार देखिए इसके ऊपर सवाल और जवाब चलते रहते हैं किस तरीके से सीबीआई काम करनी चाहिए। तो जो लेफ्ट वाले हैं वो बोल रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट वाले का सीधा सीधा क्या आएगा, वो क्रिटिसाइज करेगा। वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट उसका गलत यूज करती है। लालू प्रसाद यादव का एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई भी गवर्नमेंट इसको यूज करने से नहीं चूकती है। तो उसको जो होना चाहिए ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब सबसे बड़ी बात है उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। लोकपाल की बात जब की जाती है तभी सीबीआई का जिक्र आता है, तो उसको लोकपाल के अंडर में रखो, ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिव तरीके से यूज किया जाए। इसके बाद में जो बात आती है, अगर राइट वाली बात करें तो वो कहते हैं कि देखिए पावर होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव काम हो रहा है तो उसको कम से कम सेटल डाउन करने की तो पावर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं होनी चाहिए, पर उसका इफेक्टिव यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका किसी भी तरीके से यूज होना चाहिए। पर लेकिन ये बात बोलने में रह जाती है। हमेशा उसको पिंजरे में रखा जाता है सीबीआई को, और जब भी यूज करना होता है दूसरे के खिलाफ उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेंट्रल व्यू हमेशा क्या रहता है, वो सेंट्रल व्यू निकल के ये आएगा हमेशा कि देखिए सीबीआई को किस तरीके से लेके चलना है। सीबीआई को मतलब यूज भी करना है, पर लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली यूज करना चाहिए। कभी भी उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको गवर्नमेंट के हिसाब से यूज करना है। उसको सोसाइटी के लिए यूज करना चाहिए। करप्शन चार्ज हो रहा है तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। तो उस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करके चलना चाहिए, ना कि उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करके चलना चाहिए। तो वही बात है, वैसे पुरानी सारी बातें हैं कि आप भी समझते हैं। नॉर्मल अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप भी यही सारी बात बताएंगे कि इंडिपेंडेंट रखो, ये रखो, वो रखो। तो थोड़ा सा सीबीआई के बारे में आप लोग आप जाके पढ़ना, आज थोड़ा सा पता होना चाहिए कि निकल के कहां से आई है और क्या क्या इसका वर्क है। पेज फर्स्ट पर न्यूज दी गई है, ट्रिब्यूनल ने डंपिंग आसपास वाले एरिया में गंगा के बंद करा दी है। कुछ दिनों पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि गंगा की लाइव एंटिटी के बारे में, ठीक है ना। तो उस पर क्या बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि जो गंगा और यमुना के बारे में जिक्र किया गया था कि उनको पर्सन की तरीके से ट्रीट करे। अगर उनको कोई हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसको इलीगल माना जाए, ठीक है। उसके राइट्स की बात की जाए। तो अब बात क्या आ रही है, इसके आसपास में जो डंपिंग की जाती है, तो नॉन डेवलप जोन बनाने की बात करिए 100 मीटर। हमने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था जिसमें नेशनल हेरिटेज जो साइट्स होती हैं उनके आसपास जो म्यूनमेंट्स होते हैं, आसपास क्या बोला गया था, जो म्यूनमेंट की बात की जाती है, जो म्यूनमेंट होते हैं आसपास में ताजमहल या फिर लाल किला, तो उनके 100 मीटर की बात की जा रही थी, जिसमें गवर्नमेंट एक लॉ लेके आने वाली है कि 100 मीटर वाली क्राइटेरिया को बंद करने वाली है। पर यहाँ पर गंगा की बात की गई है कि आसपास वाले एरिया में 100 मीटर तक लगभग ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ये एनजीटी ने बोला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रोवाइड किया है कि आसपास वाले एरिया में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, और खासकर 500 मीटर की बात की गई है रिवर के। ओके, अगर कोई करता है तो 50,000 यहाँ पर फाइन इंपोज किया जाएगा उसके ऊपर। ओके, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है यहीं पर ही गंगा का बहता है। तो वहां पर बोला गया है कि आसपास वाले एरिया में कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो रिलीजियस प्लेस की एक्टिविटी में। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं, कांवड़ की यात्रा चलती है, या फिर कई सारी जिस तरीके से छठ पूजा होती है, या फिर गणेश जी से रिलेटेड जो पूजा होती है। तो ये इस तरीके की जो हमारे रिलीजियस जो फैक्ट हैं वो क्या होते हैं, वो गंगा को प्रदूषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को भी देखना चाहिए कि मतलब इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अलग से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए जिससे कि वाटर पोल्यूट न हो। ओके, तो ये काफ़ी हद तक सोचने वाली बात है। इसके अलावा देखिए पेज फर्स्ट पर ये न्यूज़ है, तो यहाँ पे जो जिक्र किया गया है ये ट्राइबल की बात की गई है, तीवा ट्राइबल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये आसाम की ट्राइबल है। इसके अलावा यहाँ पे जिक्र किया गया है पिनथाई लंगा रिचुअल। ये पिनथाई लंगा रिचुअल की बात की जाती है, ये आप लोगों को याद रखें, कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के डायरेक्ट। ये क्या की जाती है, पेड्डी फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना, पेड्डी फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट हार्वेस्टिंग जो सेशन होता है उससे पहले ये परफॉर्म करते हैं इसको। तो तीवा ट्राइब और पिनथाई लिंगा रिचुअल, तो दोनों याद रखनी है, आसाम से रिलेटेड है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। ये पर्सन स्पेसिफिक न्यूज हो जाती है। ल्यू जाइबो की बात की गई है, चाइना के रहने वाले थे। मतलब ये क्या करते थे, प्रो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट किया करते थे, मतलब डेमोक्रेसी चाहते थे। चाइना में आज की डेट में एक ही पार्टी है, उसी पार्टी के कैंडिडेट उठते हैं और उन्हीं में से चूज करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक है वहां पर। तो ये क्या करते थे, हमेशा डेमोक्रेसी के बारे में बात करते थे। तो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो इनका आप लोगों को थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2010 में पीस मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज कई बार पूछ ली जाती है। ओके, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र का मैंने आप लोगों से ओरिजिन पूछा था, तो वो क्या है, एंगीज ग्लेशियर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो ये राइनोज से रिलेटेड काफी फेमस है। तो राइनोज आप लोगों को राइनोसोरस याद रखना है। सतारिया डांस आसाम, जो कि एक मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताइएगा कि एक मतलब जो क्लासिकल डांस के बारे में पूछा था, ठीक है। तो क्लासिकल डांस का जिक्र किया था। तो जो सतारिया है वो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, और मणिपुरी,
ठीक है ना, तो मणिपुर में। तो स्पाइडरमैन के ये मैंने आप लोगों से पूछा था, देखिए ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये स्पाइडरमैन का डायलॉग था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। रुपये के जो डिजाइन किया गया था वो उदय कुमार जी के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये उसका हो गया। इसके बाद मैंने पूछा था मदन मोहन मालवीय जिनको भारत रत्न मिला था, उसके बारे में पूछा था। देखिए इन्होंने 4 सेशन प्रिजाइड किए हैं, लाहौर, दिल्ली, ये 1909 में, 1918 में, 1932 में और 1933 में, तो ये इन्होंने सेशन प्रिजाइड किए हैं। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आता है तो चीजें शेयर भी कर दिया करते हैं। ओके, दूसरों को पढ़ाइए, आपका रिवीजन होगा, आपको फायदा होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जितना रिवीजन करा सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, आसपास पढ़ाइए और अपनी कंट्री को और सोसाइटी को अच्छा बनाइए। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।